Welcome back to English Aura Institute. I am your UGC NET mentor. I qualified my UGC NET exam in 2024 with 97.8 percentile. This is the fifth lecture on literary theory series. आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइको एनालिसिस थ्योरी को. इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मेजर फिगर्स को और रिलेटेड टर्म्स को. यह आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत आसानी से हम इसको समझते हुए चलेंगे. ये थ्योरी आपकी बिलोंग करती है क्लिनिकल साइकोलॉजी से, यानी कि ये मेडिकल फील्ड से आपकी थ्योरी बिलोंग करती है. इसको हम लिटरेचर में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी समझेंगे. सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड पर. बैकग्राउंड को हम पहले समझ लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा. ये आपकी थ्योरी डेवलप हुई है 19th सेंचुरी में, और जैसे मैंने आपको बताया ये पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है. 19th सेंचुरी में मेडिकल बहुत तरक्की कर चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी. स्पेशली विमेन जो थी वो सफ़र कर रही थी. एक स्ट्रेंज उनके पास कुछ स्ट्रेंज सिम्टम्स थे, जैसे वो पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ स्पीच, इमोशनल डिस्ट्रेस को वो फेस कर रही थी. इस बीमारी को एक नाम दिया गया, वो नाम था हिस्टीरिया. यानी कि इस बीमारी के अंदर वो इमोशनल डिस्ट्रेस, लॉस ऑफ स्पीच और ब्लाइंडनेस, इस तरह की सिम्टम्स से वो डील कर रही थी. यहीं पर एक फेमस डॉक्टर की एंट्री होती है, सिगमंड फ्राइड. ये स्टडी करते हैं इन पेशेंट्स को और वो ये डिसाइड करते हैं वो इनको ट्रीट करेंगे. सबसे पहले वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं जिसका नाम होता है एना ओ. वो स्टार्टिंग में ना हिप्नोसिस के ज़रिए उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हिप्नोसिस आप समझते होंगे, हिप्नोटाइज करके थोड़ा सा इंसान एक नींद वाले जोन में हो जाता है. देन वो उसके हिडन थॉट्स को, हिडन फियर्स को वो पूछते थे, देन वो क्योर करते थे. लेकिन ये हिप्नोसिस जो टेक्निक थी वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई, तो उन्होंने एक नई टेक्निक फ्री एसोसिएशन को इंट्रोड्यूस किया. उसके ज़रिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पेशेंट से कहा कि तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ, जो भी पेशेंट उनके पास आता, और अपने हिडन फियर्स या चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर तुम्हारा कोई है या हिडन थॉट्स हैं उनके बारे में तुम खुल करके मुझसे बात करो. देन उन्होंने इस बीमारी का एक इलाज निकाला. उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारी ये डिज़ीज़ होती हैं ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपे हुए ट्रॉमाज होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड में हुए होते हैं, या और भी कुछ तरीके हो सकते हैं. तो वो ये सब हमसे ये बताते हैं. ये ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इनका आपका लाइफ स्पैन याद रखिएगा 1856 से लेकर के 1939 तक, और इनको ही कहा जाता है फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस. अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और चीज़ें जानते हैं. अब हम ये देखते हैं कि हम इस थ्योरी को लिटरेचर में क्यों पढ़ रहे हैं. अब आप देखते होंगे जो क्रिटिक्स होते हैं वो साइको एनालिसिस थ्योरी के क्रिटिक्स जो होते हैं वो केवल स्टोरी लाइन को स्टडी नहीं करते हैं कि किस तरह से स्टोरी जा रही है, वो ये भी स्टडी करते हैं कि जो कैरेक्टर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है. जैसे हम देखते हैं कि मैकबेथ प्ले में मैकबेथ का एक सीन आता है डैगर सीट. उसमें उसको इमेजिनेशन में उसकी डैगर सामने उसको दिखाई देता है जो कि पॉइंट आउट कर रहा होता है डंकन के रूम की तरफ. तो ये उसके रिप्रेस्ड डिज़ायर और एम्बिशन को दिखाता है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई एम्बिशियस नेचर को दिखाता है. इसी तरह से लेडी मैकबेथ का बार बार हाथ धोना ये भी उसके गिल्ट को दिखाता है. तो ये अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई उनके गिल्ट और डिज़ायर होते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, और मैंने आज भी डेफिनेशन के अलावा पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको बहुत ही ईजी रहे इस डिफ़िकल्ट सी थ्योरी को समझने में. स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. साइको एनालिसिस इज ए साइकोलॉजिकल थ्योरी डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्राइड. ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि डेवलप की गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा. क्लियर है. एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर थ्रू द अनकॉन्शियस माइंड. उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को समझाया है अनकॉन्शियस माइंड के ज़रिए. अभी हम इनके जो इन्होंने माइंड को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको पिक्चर के थ्रू और बेहतर तरीके से समझेंगे. और वो बात करते हैं रिप्रेस्ड डिज़ायर के बारे में. ऐसे डिज़ायर जो कि आपके हिडन है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, आपके फियर्स आप कह नहीं पाते, तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं. तो ये उन्हीं डिज़ायर्स के बारे में बात करती है. और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, आपके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं वो धीरे धीरे करके आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आपकी पूरी लाइफ को वो अफेक्ट करते हैं, आपके बिहेवियर को वो अफेक्ट करते हैं थ्रू आउट योर लाइफ. नेक्स्ट, अब पॉइंट्स में समझते हुए चलेंगे. इट एक्सप्लेन दैट द ह्यूमन थॉट
इमोशन एंड एक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिडन डिज़ायर। यही जो हमने डेफिनेशन ऊपर समझी है, इसी को ही एक पॉइंट पे ये डिवाइड कर दिया कि हमारे ह्यूमन के थॉट्स, उनके इमोशन, उनके एक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं हिडन डिज़ायर से, जो उनके छुप गए हैं उन डिज़ायर से। फियर्स, ऐसे फियर्स जो आप किसी से कभी कह नहीं पाए हैं, ऐसी मेमोरीज जो आपने कभी किसी से डिस्क्लोज नहीं की हैं, वो आपके सारे इमोशंस को अफेक्ट करती हैं। आगे, इट फोकस ऑन अनकॉन्शियस माइंड। एक कीवर्ड होता है ना, हर थ्योरी के साथ एक कीवर्ड चल रहा है, तो इसमें साइकोएनालिसिस थ्योरी के साथ एक कीवर्ड जुड़ता है, अनकॉन्शियस माइंड। आगे, रिप्रेशन, वो ड्रीम्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इन पर वो फोकस करता है। और ये स्टडी करता है साइकोएनालिसिस थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट बताता है बिटवीन इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये सारे के सारे एलिमेंट हैं जो आपके ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इनको अभी हम एक स्लाइड में डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं। आगे, इन लिटरेचर में साइकोएनालिसिस थ्योरी इज ए क्रिटिकल अप्रोच। ये क्रिटिकल अप्रोच की तरह काम करता है। आगे, दैट इंटरप्रेट लिटरेरी टेक्स्ट, वो इंटरप्रेट करता है उस लिटरेरी टेक्स्ट को थ्रू द साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी के जरिए उन टेक्स्ट को वो एनालाइज करता है। जैसे वो कैरेक्टर्स का अभी हमने एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। जैसे हैमलेट हेजिटेट करता है अपने अंकल को मारने के लिए, तो यहाँ पर एक टर्म दिया गया है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, के हैमलेट के कैरेक्टर इसलिए उसको नहीं कर पा रहा, अपने अंकल को मार नहीं पा रहा, क्योंकि वहाँ पर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि अपने मदर के लिए ज़्यादा अफेक्शन होना और अपने फादर के लिए एक रिवलरी एटीट्यूड होना, तो वहाँ पर आ जाता है। आगे है, इट हेल्प्स रीडर टू अंडरस्टैंड इनर फीलिंग, और ये थ्योरी आपको हेल्प करती है इनर फीलिंग को समझने में, उसके मोटिव्स क्या हैं और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहे हैं आपके, उसको समझने में हेल्प करती है ऑफ द कैरेक्टर्स के। लिटरेचर में ही ये आ रहा है आपका। लिटरेचर में जब आप पढ़ते हैं तो आप उनके मोटिव्स क्या हैं, उन कैरेक्टर्स के, उनकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्यों चल रहा है, तो ये सब समझने में आपकी हेल्प करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अब इसमें जो सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने ह्यूमन माइंड को एक आइसबर्ग से कंपेयर किया है और उन्होंने ह्यूमन माइंड को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये इन्होंने कहा ये फर्स्ट पार्ट है और ये बहुत कम है। अगर आप आइसबर्ग को देखें तो जो ऊपर दिखाई देता है ना, वो बहुत कम हिस्सा होता है। जो बड़ा हिस्सा होता है वो हमेशा अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, हमें पता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। जैसे मैं अभी फ़िलहाल आपको लेक्चर के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इसके बारे में सारा पता है कि मैं किस स्टेप पर पढ़ा रही हूँ या कौन सा पेन यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे क्या मुझे आज पढ़ाना है, तो ये सब मेरे कॉन्शियस माइंड में है। अब दूसरा पार्ट आ जाता है प्री कॉन्शियस माइंड। इसमें आपकी मेमोरीज होती हैं, जैसे कि आपने अगर कोई चीज़ रिकॉल करनी है तो वो आपको याद आ जाएगी, या कोई भी ऐसी चीज़ें एकदम लिंक हुई तो आपको क्लिक हो जाएगा माइंड में। अच्छा, तो इसको रिकॉल करना इजी होता है, सडन आपको याद आ जाएगा। जैसे कि आपका कॉलेज का नेम, आपके कोई से फेवरेट प्रोफेसर हैं या आपके कोई फेवरेट एक्टर है, तो वो आपको एकदम रिकॉल हो जाएगा। और आपका अनकॉन्शियस माइंड, ये वो मेमोरीज होती हैं जो आपके बिल्कुल माइंड के कोर में चली जाती हैं और हिडन होती हैं, रिप्रेस्ड होती हैं, आपको खुद उनके बारे में कुछ नहीं पता होता है। चाइल्डहुड में हो सकता है किसी ने आपकी पिटाई की हो, तो वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड हो गया हो, वो आपको याद भी नहीं है, लेकिन वो आपके एग्रेशन का कारण आज भी बनता हो। तो इस तरह से जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको अननोइंगली अफेक्ट करता है। तो सिगमंड फ्राइड ने इन माइंड को 3 भागों में बांटा है और सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो अनकॉन्शियस माइंड को रखा है और सबसे पावरफुल भी इसी को बताया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिगमंड फ्राइड ने मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी दिया है, यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर को जो चीज़ें कंट्रोल करती हैं वो क्या क्या हैं, और ये पार्ट है आपके अनकॉन्शियस माइंड का। अनकॉन्शियस माइंड का ये पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले है इसमें इड आपका प्रिमिटिव होता है और एकदम इंस्टिंक्ट आने वाला है, फ़ौरन से आया और फ़ौरन से आपने एक डिसीजन ले लिया। जैसे कि एक आपको मैं इजी सा एग्जांपल देती हूँ, आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, इंस्टाग्राम पे एकदम आपका नोटिफिकेशन आया, आपने फ़ौरन से उसको खोल करके देखा और आपको बड़ी अच्छी रील लगी, देन आपने उसको फिर रख दिया। आप स्टडी कर रहे थे तब भी आपने उसको देख लिया, तो ये इंस्टिंक्ट है और ये आपको एकदम प्लेजर देता है। फ़ौरन से आपने देखा तो आपको प्लेजर फील हुआ, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे थे। इसी तरह से ईड में और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हंगर का एकदम सडन प्लेजर देगा, और कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिससे आपको देखकर एकदम गुस्सा सा आ जाए। और ईगो, ये थोड़ा रियलिस्टिक होता है, जैसे रैशनल होता है, यानी कि आपके इसमें जो भी आप काम करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में सोच के करके बात करेंगे। रियलिस्टिक मैंने आपको बताया, रियलिस्टिक पार्ट है पर्सनैलिटी का। रियलिस्टिक कैसे, जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, आप
स्टडी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आता है, आप ये डिसाइड करते हैं मैं पहले आधा घंटा पढ़ लूँ, देन मैं रील देखूंगा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो आपने थोड़ा बहुत रैशनल होकर के, रियलिस्टिक होकर के सोचा और आपने ये डिसीजन लिया कि मैं थोड़ा सी देर बाद ये रील देख लूँगा। तो ये बैलेंस करता है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, और ये बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच होती है। अब थर्ड आता है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करता है, बहुत ही मॉरलिटी ग्राउंड पर ये काम करता है कि आपने ये सोचा कि अब तो मैं रील देखूंगा नहीं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे मैंने देखनी नहीं है, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है तो मैंने देखनी नहीं है, ये डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पर ये सुपर ईगो, आपका जो माइंड है वो ये डिसीज़न लेता है, यही बिहेवियर को आपके कंट्रोल करता है, और ये कंट्रोल करता है आपके इड को भी और आपके ईगो को भी, और ये जजमेंट भी सिखाता है आपको राइट रॉन्ग क्या है। अगर आप ये गलती करेंगे तो ये आपको गिल्ट भी देगा कि अगर आपने रील देख ली तो आपको गिल्ट होगा, और एथिकल बिहेवियर, आपके बिहेवियर को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं अब मेजर थ्योरिस्ट पर। इसमें ज़्यादा थ्योरिस्ट नहीं हैं आज, हम मेजर ही डिस्कस करने वाले हैं इसमें। मेजर थ्योरिस्ट में सबसे पहले सिगमंड फ्राइड, हमने लगभग इनका पढ़ ही लिया है। आपको डेट ऑफ लाइफ स्पैन इसलिए याद रखना ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इनको 2-4 बार भी पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में ये रह जाने वाले हैं। इसमें इनका पहला कॉन्सेप्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड, हमने डिस्कस करा। इड, ईगो, सुपर ईगो हो गया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये आपके एक मिथ से आया है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक मिथ है। ओडिपस रेक्स, ओडिपस रेक्स अननोइंगली अपनी मदर से शादी कर लेते हैं और अपने फादर को मार देते हैं, और बाद में उनको पता चलता है रीज़न कि वो उनकी मदर है, तो वो आगे जो भी होते हैं सिचुएशन वो बताते हैं। तो वहीं से ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपका टर्म आया है। नेक्स्ट है अनकैनी। अनकैनी ये होता है फीलिंग ऑफ समथिंग स्ट्रेंज, किसी भी चीज़ के बारे में आप स्ट्रेंज फील करना, जैसे कि आप उसके बारे में जानते हैं, चीज़ से आप फैमिलियर है, लेकिन फिर भी आप फियर फील करते हैं, थोड़ी सी आप स्ट्रेन फील करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने ओल्ड हाउस को विजिट करें, जैसे ही आप उसको विजिट करेंगे वहाँ आपको बहुत सारी मेमोरीज क्लिक होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको वियर्ड भी महसूस होगा और स्ट्रेंज भी फील होगा, है ना। दैट्स इट। अब इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो आपकी साइकोएनालिसिस थ्योरी की स्टार्टिंग ही समझ लीजिए, वो हो जाता है आपका द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। 1900 ईयर भी याद रखना है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और इसमें से अनकैनी आपका 2024 में अभी पूछा गया है ये टर्म। नेक्स्ट है इनका एक और वर्क हो जाता है 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी 1905 में। अब नेक्स्ट थ्योरिस्ट हो जाते हैं आपकी जैक्स लैका। जैक्स लैका एक फ्रेंच साइकोएनालिसिस्ट हैं, और इन्होंने साइकोएनालिसिस थ्योरी को री इंटरप्रेट किया है स्ट्रक्चरलिज्म में और लैंग्वेज में। लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से इन्होंने इस थ्योरी को देखा है, और ये अनकॉन्शियस माइंड की ही बात करती हैं। और इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में 3 स्टेजेस बताई हैं, रियल स्टेज, मिरर स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। आप ये याद रखिएगा कि ये रिपीटेड पूछी जाती है, आपको ये ध्यान रखनी है। 2024 में पूछी गई है, और इससे पहले भी पूछी गई है, और ये रिपीट हो सकती है अब की बार। इसमें जो आपकी रियल स्टेज है, हम एक एक करके इसकी स्टेजेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है आपकी रियल स्टेज, ये बर्थ से लेकर के आपकी 6 मंथ तक चलती है, और ये इसमें जो आपका मान लीजिए एक चाइल्ड है तो उसको सिर्फ फीड चाहिए, यानी कि उसे मिल्क चाहिए, और उसे और चीज़ों से मतलब ही नहीं है। मिरर स्टेज ये आपकी आती है 6 मंथ से लेकर के 18 मंथ की एज को। इसमें क्या होता है, आपका जो चाइल्ड होता है 6 to 18 मंथ, इसमें चाइल्ड मिरर में देख करके अपनी आइडेंटिटी को पहचानने लगता है कि ये मैं ही हूँ, वो थोड़ा सा इससे रिलेट करना शुरू कर देता है। अब जो लास्ट स्टेज आती है इसमें, थर्ड स्टेज, वो है सिंबॉलिक स्टेज। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज डेवलप होने लगी ही, ये 18 मंथ है, आफ्टर 18 मंथ शुरू हो जाती है। इसमें चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलप होने लगेगी, और वो थोड़े से सोशल रूल्स भी समझेगा कि सही गलत क्या होता है, थोड़ा सा उसके अंदर ये आने लगेगी, और ये पार्ट हो जाते हैं आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी के। और इनका एक ये टर्म है ट्रेस आपका 2024 में पूछा गया है आपका ट्रेस टर्म, ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनका वर्क, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एक्रिट्स 1966 में। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सब रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर थ्योरिस्ट हैं, इसमें कार्ल गुस्टाव यंग, इनको यंग भी बोला जाता है, जंग भी बोला जाता है। 1875 में इनकी बर्थ है, और देन 1961 में इनका डेट ऑफ डेथ
डेथ ईयर है ये स्विस साइकेट्रिस्ट हैं और साइको एनालिसिस्ट हैं, और इनिशियली ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक नई थ्योरी को डेवलप किया जिसका नाम था एनालिटिकल साइकोलॉजी। कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है कि ये किस और थ्योरी से अटैच है, तो ये साइकोएनालिटिक थ्योरी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इसके बाद साइकोएनालिसिस थ्योरी के बाद ये वाली थ्योरी डेवलप की थी। इनका एक टर्म आ जाता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? एक ऐसी ये डीपेस्ट लेयर होती है अनकॉन्शियस माइंड की, जिसमें आपके यूनिवर्सल सिंबल होते हैं। जैसे अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो उसने भले ही फेरी टेल्स के बारे में नहीं सुना है, कहानियों के बारे में नहीं सुना है, लेकिन फिर भी वो डार्कनेस से डरता है, वो विलन से डरता है। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का पार्ट होता है कि भले ही उसे चीज़ों का सब चीज़ों से फेमिलियर नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें अपने आप ही इनबिल्ड है, ये उसके अनकॉन्शियस कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का पार्ट है। नेक्स्ट है आर्किटाइप्स। आर्किटाइप्स होता है आपका यूनिवर्सल सिंबॉलिक पैटर्न। इसका मीनिंग लिख लीजिए, यूनिवर्सल सिंबॉलिक पैटर्न। और एक और है इनका टर्म इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन ये दिखाता है कि आपके कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को एक जगह ये मिला देता है और फिर ये आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। इंडिविजुएशन इनका इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर ये वर्क लिखना था, वर्क्स हैं ये साइकोलॉजिकल टाइप्स, इनका वर्क हो जाता है 1921 में। और लास्ट इसमें थ्योरिस्ट आते हैं एल्फ्रेड अल्डर। 1870 से शुरुआत होती है, 1937 तक चलते हैं। नेक्स्ट इनका आ जाता है इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, और एक और टर्म आ जाता है इनका स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आप नाम से ही समझ सकते हैं, कोई ऐसी वीकनेस, कोई ऐसी कमज़ोरी जो आपको मतलब इनएडिक्वेट महसूस कराती है, उसके बारे में बात करता है। और सुपीरियॉरिटी स्ट्राइविंग से मतलब होता है कोई ऐसी वीकनेस जो आपको और ज़्यादा हेल्प करती है उस वीकनेस से ओवरकम करने के लिए और आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। जैसे कि कोई आपकी वीकनेस का मजाक उड़ाता है तो वो मजाक उड़ाना आपके लिए और हेल्पफुल हो जाता है ताकि आप और अच्छे से मेहनत कर पाएँ, तो ये आपको सुपीरियॉरिटी की तरफ लेके जाता है। तो ये इनके दो इंपॉर्टेंट टर्म हो गए। इनका वर्क इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर 1927 में। ये आपकी साइकोएनालिसिस थ्योरी के मेजर थ्योरिस्ट हो जाते हैं। अब मूव करते हैं हम कुछ PYQs की तरफ। फर्स्ट आपका PYQ है, ये आपका लेटेस्ट ही है, जनवरी 2025 में आया हुआ है। इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म। हमेशा आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी वो वर्ड दे देते हैं नॉट, अगर आपने नॉट ही नहीं देखा तो आपने पूरा सवाल ही गलत कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमने इसमें देखा कि इसमें ट्रू पूछा है, अब हमें इसमें से ट्रू जो है वो छांटने होंगे। फर्स्ट कहता है द प्रमाइसिस एंड प्रोसीजर्स आर एस्टैब्लिश बाय सिगमंड फ्राइड। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जो प्रमाइसिस है, जो प्रोसीजर है, वो सिगमंड फ्राइड ने ही एस्टैब्लिश किया है, तो ये हमारा पॉइंट सही हो जा रहा है ए। नेक्स्ट है फ्राइड पॉजिटिव द आर्टिस्ट आर लाइक द न्यूरोटिक पेशेंट। उन्होंने आर्टिस्ट को न्यूरोटिक पेशेंट कहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पूरी थ्योरी में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने न्यूरोटिक पेशेंट से कंपेयर कर दिया, ये नहीं होता आपका। नेक्स्ट है फ्राइड पोजिटेड दैट साइको एनालिसिस कैन कॉज द अकाउंट फॉर मैनी डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिसेस इन हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। हाँ, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइको एनालिसिस जो थ्योरी है वो आपकी डेवलपमेंट में और जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि कल्चरल, रिलीजियस, जो भी प्रैक्टिसेस आपकी सोसाइटी में या सिविलाइजेशन में की जाती हैं, वो सब इसी का हिस्सा होती हैं। जैसे कि अगर मैरिज का एक कल्चर डेवलप किया गया है तो वो लीगलाइज करता है सेक्सुअल एक्सेप्टेंस को, एक्सेप्ट करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप को, और इसी तरह से रिलीजन कंट्रोल करता है, एक फियर के थ्रू आपको कंट्रोल करता है कि आप ये गलत नहीं करेंगे, आप ये सही है, ये चीज़ करेंगे, वो बैलेंस करता है सोसाइटी को। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो साइको एनालिसिस थ्योरी है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में और प्रैक्टिसेस में एक कंट्रोल करता है या योगदान देता है। नेक्स्ट ये हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ए रिप्रेस्ड विश डजंट बिकम फैंटेसी। वो कहना है कि एक रिप्रेस्ड विश, एक ऐसी विश जो कि दबा दी गई है, वो कभी भी फैंटेसी नहीं बनेगी, नहीं, फैंटेसी वो बन सकती है। तो ये यहाँ पर नो होने की वजह से हमारा गलत हो जाता है। Freud proposed that literature and other arts manifest the repressed subconscious and unconscious drives of the artist। ये आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि सिगमंड फ्राइड लिटरेचर में ये प्रपोज करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है आर्टिस्ट को।
नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, तो इसमें आपके ठीक हो जाते हैं ए, सी और ई, इसी तरह से आपके ऑप्शंस आएंगे। नेक्स्ट आते हैं आपकी क्वेश्चन पे, ये आपका अगस्त 2025 में आया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट स्टेट द ह्यूमन डिस्पोजिशन एज पॉजिटिव बाय जैक्स लैका। जैक्स लैका की अभी हमने चाइल्ड साइकोलॉजी का उन्होंने दिया था स्टेजेस, 3 स्टेजेस दी थी चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो उसी में से पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो इसमें आपने पढ़ा है इमेजिनरी यानी कि मिरर स्टेज का दूसरा नाम आप लिख लीजिएगा, इमेजरी स्टेज भी है, जिसमें हमने ये कहा था कि जो 6 मंथ से लेकर के 18 मंथ का चाइल्ड जो होता है वो मिरर में अपनी इमेज को पहचानने लगता है। नेक्स्ट इसमें सिंबॉलिक था और रियल स्टेज भी था, तो ये तीनों हो जाती हैं, इसमें ये पार्ट नहीं होता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस ला पाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये एक डिफ़िकल्ट थ्योरीज में से एक है, मैंने इसको बहुत इजी समझाने की कोशिश की है। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप मेंशन कीजिएगा, मैं इस थ्योरी को हर एक थ्योरिस्ट को अलग अलग से भी कराऊंगी ताकि और आप इसको और अच्छे से समझ पाए। और ये आपकी थ्योरीज़ बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपको एग्ज़ाम में क्रैक कराने के लिए, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं, तो आप इन थ्योरी को ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम मिल सके। ये क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देन थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल।